नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात डिजिटल पहल की। हम जैसे जैसे विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड का रूप लेते जा रही है। डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। प्रधानमंत्री ने ही वन नेशन वन लेजिस्लेशन का नारा दिया था। प्रधानमंत्री के सपने की झलक आज राज्यसभा में देखने को मिली। सभापति जगदीप धनखड़ ने पहली बार सदन की कार्यवाही के संचालन के दौरान डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया। पाँच अप्रैल का दिन राज्यसभा की कार्यवाही में ऐतिहासिक दिन का गवाह बन गया। राज्यसभा के अब तक के इतिहास में पहली बार सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही डिजिटल तरीके से चलाई, यानी राज्यसभा ने अब डिजिटलीकरण की तरफ कदम बढ़ा दिया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही डिजिटल रूप से संचालित की। इसके साथ ही एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। डिजिटल तरीके से सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद सुखेंदु शेखर राय और आर धर्मार को जन्मदिन की बधाई दी। I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament Sri Sukhendu Shekhar Ray. A member since 2011, and Sri R. Dharmar, a member since 2022. Along with them, I also belong to the Distinguished Daughters Club. Sri Dharmar is blessed by two daughters, me and Subhendu Shekhar Ray, one. इसके बाद सभापति ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। Papers to be laid on the table after General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mention against my name as serial number 1 of the revised list of business. Sri Nityanand Rai. Sri महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपकी संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 2B पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सदन पर पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 2E पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। डॉक्टर भारती परवीन पवार। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name in today's revised list of business. Thank you. श्री पंकज चौधरी। महोदय, मैं व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति भाग 1 भाग 2 सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। सदन में आवश्यक पत्र सभा पटल पर रखवाने के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री का बयान सभा पटल पर रखा गया। सभापति ने इस सभी कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से संचालित किया। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह जी के नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज को सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। ऑनरेबल मेंबर्स, I have received notice under 267 from Shri Mallikarjun Kharge to discuss
घोटाले की जांच Mr. Sanjay Singh, जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं सर ये? I am about to name you. सर अडानी के घोटाले की जांच क्यों नहीं करा रहे? क्यों अडानी के घोटाले की जांच? दोपहर 2 बजे के बाद भी सभापति ने डिजिटल माध्यम से सदन की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 13 मार्च 2023 को उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी व्यवस्था दी। On March 13, 2023, the Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, responding to the assertions of Leader of the House, Shri Piyush Goyal, who demanded apology for, quote, the shameless way by which a senior leader of the opposition in a foreign country has attacked the democracy of India, insulted Parliament of India and court, raised a point of order that there could be no discussion, reflections in the Rajya Sabha on or about a member of the Lok Sabha or anyone who is not a member of the Rajya Sabha. While the leader of the House, Shri Piyush Goyal, did not name anyone, he severely impeached what he termed the overseas disparaging remarks by a senior leader of the opposition, tainting and tarnishing our parliament. The point of order concerning debate, discussion, competence of Rajya Sabha, albeit Parliament, the most authentic, representative and sanctified platform in our democratic polity, couldn't be more important. In considering this, I am cognizant that we are the largest and mother of all democracies and home to nearly 1/5 of humanity. Our Parliament is the sanctorum of democracy. Parliament, as per Article 79 of the Constitution, shall consist of the President and 2 houses, to be known respectively as Council of States and the House of the People. Reflections or assertions about Parliament have also to be considered, keeping in view this fact situation. Article 105 of the Constitution, repository of powers, privileges, etc. of the Houses of Parliament and of the committees thereof, affords freedom of speech in Parliament to Member of Parliament, imparting immunity to the effect that no Member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any word given by him in Parliament or any committee thereof. Article 121 of the Constitution regulates discussions in Parliament with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties upon a motion for presenting an address to the President praying for the removal of the judge. Constitutional mechanism thus stipulates no fetters or restrictions upon the freedom of expression, privilege of members of Parliament in Parliament. As a matter of fact, this is fortified and enhanced on account of there being immunity from civil or criminal action. Rules 238 and 230A, framed for regulating the procedure and conduct of the business in terms of Article 118(1) of the Constitution, bear contextual relevance. Rule 238A, as a matter of fact, does provide for discussion in Rajya Sabha against a Lok Sabha member, subject to requiring previous intimation to the chairman when it comes to making allegations of a defamatory or incriminatory nature by a member against any other member or a member of the Lok Sabha. Similarly, under Rule 238(5), a member can reflect upon the conduct of a person in higher authority only on the premise of a substantive motion drawn in proper terms. Thus, stipulations in the rules call for a previous intimation to the chairman only when it comes to making allegations of a defamatory or incriminatory nature by a member against any other member or a member of the Lok Sabha and not otherwise. Constitutional privilege of freedom of expression and immunity from any civil or criminal action to members of Parliament calls for high degree of care, caution and accountability. This unique freedom privilege comes with heavy obligations,
breach of this privilege by engaging in reckless trading of allegations or free fall of information, invectives and innuendos, or setting afoot pernicious narratives until serious consequences. The sanctity of the temple of democracy cannot be permitted to be outraged, as privilege does not extend to engaging in demeaning parliament, making disparaging observations, tarnishing constitutional institutions, or set afloat narratives premised on reckless allegations of untenable fact premise. The leader of the House, Shri Piyush Goyal, has directed, has authenticated the assertions made by him in the Rajya Sabha on March 13, 2023 that led to raising of the point of order by Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. The direction for submission of documentation, including electronic, was imparted as this was relevant to determination of the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition. Any curtailment or qualification of the constitutional privilege of freedom of expression for Member of Parliament in Rajya Sabha will seriously compromise and impede blossoming of democratic values. Democratic ethos, well cherished and nurtured parliamentary values persuade me to tilt in favor of sustaining this constitutional right of freedom of expression of a Member of Parliament that cannot suffer any constraint and is subject only on the wisdom of the House and the Chairman. Time for us to bear in mind highly significant reflections by Dr. B.R. Ambedkar in his last speech to the Constituent Assembly. He said, I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. But this much is certain, that if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." Unquote. After bestowing earnest consideration on this momentous aspect, I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha, and the same is exclusively subject to regulation by the House and Chairman. The two precedents relied upon by the Honorable Leader of the Opposition have no bearing on the issue being determined herein. Further, the authenticated record made available by the Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statements made by a senior leader of the opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminatory nature. The documentation submitted by Leader of the House as per directive bears out his assertions imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, same being in consonance with fact situation. In view of the categorical and firm constitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition, Shri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined. डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल और संसदीय कार्य पद्धतियों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा में पहली बार सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही के संचालन के लिए डिजिटल पैड का उपयोग किया। सदन के सदस्यों ने सभापति के कदम का स्वागत किया। Beloved Prime Minister Narendra Modi ji's dream of making India digital, it is now being realized. It has even begun in Parliament. Today our Chairman Rajya Sabha, totally he has gone through digital only. This is a very good beginning. I feel so that coming days it will be totally paperless, because I have also seen for the last 9 years how Modi ji's vision of making transparent the transactions. आज एक ऐतिहासिक दिन रहा है भारतीय पार्लियामेंट की इतिहास में,
जब माननीय चेयरमैन राज्यसभा और माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी ने आज राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में कार्यरत किया। जब 11 बजे हाउस शुरू हुआ उस वक्त माननीय श्री धनखड़ जी ने, ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा ने, बिना किसी पेपर्स के यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, लैपटॉप और आईपैड्स को यूज़ करते हुए जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा की कार्यसूची और कार्यवली को कार्यान्वयन किया, आई थिंक इट्स अ बहुत हिस्टोरिक ओकेजन है, ऐतिहासिक विषय है, स्पेशली भारतवर्ष के लिए एक ये माइलस्टोन मैं कहूँगा, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट जो है उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो पेपरलेस हो रही है। आज जब भारतवर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 की अध्यक्षता करते हुए हम लोग पेपरलेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे हैं, उस वक्त ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय परंपरा में और पेपरलेस सिस्टम की तरफ हम अग्रसर हैं। और जिस तरह से माननीय चेयरमैन राज्यसभा श्री धनखड़ जी ने आज एक शाइनिंग उदाहरण दिया है, एक शाइनिंग एग्जाम्पल दिया है सारे पार्लियामेंट्स के लिए, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, कि आए हम लोग सब डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड में कनेक्टेड हों और उसको आगे लेके जाएं। ज़रूर ये इकोसिस्टम के लिए और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, भारतवर्ष और विश्व के लिए एक सुंदर उदाहरण है। सभापति जगदीप धनखड़ की ये पहल सांसदों को अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने में मदद करेगी, साथ ही नागरिकों के साथ जुड़ाव को बढ़ाएगी। इसके अलावा ये युवा पीढ़ी को संसदीय प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने आज डिजिटली सशक्त होते हुए भारत की नई तस्वीर पेश की। आज जब विश्व भर के पार्लियामेंट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये शुरुआत काफी सराहनीय मानी जा रही है। संसद से कैमरा पर्सन सरोज के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधानसभा और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का विचार रखा था। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई हैं, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो। सभी सदनों के कामकाज का एक रियल टाइम ब्यौरा आम नागरिक को भी उपलब्ध हो और देश के सभी सदनों को भी ये उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही विकसित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एडॉप्ट करें। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पेपरलेस तौर तरीकों पर बल देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होगी। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां ये सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें। वन नेशन वन एप्लीकेशन की तर्ज पर विकसित राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का मकसद सभी विधान मंडलों को डिजिटल सदनों में परिवर्तित करना है, जिससे सभी सरकारी कार्य को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पेपरलेस मोड में पूरा किया जा सके। पेपरलेस असेंबली यानी ई असेंबली का मतलब विधानसभा के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करना है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन,
निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के एक मिशन के माध्यम से विधायिकाओं के पेपरलेस कामकाज के लिए तैयार की गई है। यह प्रोजेक्ट सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। इस एप्लीकेशन के जरिए संसद के दोनों सदनों सहित 40 विधानमंडलों के कामकाज का ब्यौरा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन रखा जा रहा है। इस दिशा में संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के साथ साथ इसकी वेबसाइट भी विकसित की है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों की सहायता करना है। नीवा की व्यवस्था विधानसभाओं को पेपरलेस बना रही है। विधायकों के सामने अब पेपर की जगह टैबलेट की स्क्रीन नजर आ रही है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से विधानसभाओं और लोकसभा के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न उत्तर सभी टैबलेट की स्क्रीन पर दिखते हैं। सदस्य फोकस एप्लीकेशन के रूप में नीवा किसी सदन के दैनिक कामकाज से संबंधित सभी विषयों का समाधान करता है। ई विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित हो रही है। कागज रहित विधानमंडल कई हजार टन कागजों की बचत कर रहा है, जो यूएनडीपी सतत विकास लक्ष्यों की स्वच्छता और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए सालाना लाखों पेड़ों को बचाने में मदद कर रहा है। पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली नीवा को लागू करने का खर्च केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बंटवारे के आधार पर होता है। नेवा का प्रयोग मोबाइल ऐप के iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो कि NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात वर्क फ्लो सिस्टम है। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के लेजिस्लेटिव कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। नेवा पर अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर कुल 13 भाषाओं में जानकारी प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। नेवा एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है, जिसे सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन बिल, तारांकित व अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। उनके हैंडहेल्ड डिवाइस और टैबलेट में रखे गए कागजात, समिति की रिपोर्ट आदि और इसे कुशलता से संभालने के लिए देश की सभी विधायिकाओं व विभागों को जोड़ा गया है। यानी वन नेशन वन एप्लीकेशन के माध्यम से सब हैंडल होगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, जिनमें 21 सदन शामिल हैं, MOU हो चुके हैं। कई राज्यों की विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। हाईटेक हुई व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही नए लुक में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी ई विधानसभा हो गई है। हिमाचल विधानसभा भी पेपरलेस तरीके से काम कर रही है। नागालैंड विधानसभा पेपरलेस बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। वहीं बिहार विधानमंडल में भी सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हर सदस्य के लिए टैब लगा दिया गया है। मिजोरम, मेघालय और ओडिशा समेत कई राज्यों की विधानसभाएं कार्यवाही के प्रसारण के लिए नेवा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। और इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।